गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए आइए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग को स्टार्ट करना था। ये बोल रहे हैं कि इसमें 2 सीरीज हैं, एक को बोलते हैं लेंथेनाइड। कल हम लोगों ने बात की थी, इसे लेंथेनाइड क्यों बोलते हैं? तो लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए बोलते हैं इसे लेंथेनाइड्स। इसे 4f सीरीज क्यों बोलते हैं? सर 4f ऑर्बिटल बड़ी भरी जाती है सर इसमें। क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल में जाता है, इसलिए बोलते हैं 4f सीरीज। इसे रेयर अर्थ क्यों बोलते हैं? रेयरली फाउंड बहुत कम पाई जाती है। हाँ, क्योंकि अर्थ में बहुत ही कम पाया जाता है, इसीलिए इसे नाम देते हैं रेयर अर्थ। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों को मिला करके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि इसमें सर आउटर 3 सबशेल हाँ, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट 3 सबसेल NS, N-1D एंड N-2F, ये तीन सेल कंप्लीट होती हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक। अब जब हम लेंथेनाइड्स बोलते हैं तो एक्चुअली लेंथेनम है, तो कल ये सारी बातें हो चुकी हम लोग की। लेंथेनम है डी ब्लॉक का मेंबर, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती होती है, इसीलिए इसको इसके साथ रखते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए आगे इन्होंने क्या ये चीज लिख रखी है एनसीईआरटी ने कि बिकॉज लेंथेनम क्लोजली रिसेंबल्स द लेंथेनाइड्स, इसीलिए क्या करते हैं, साथ रखते हैं और ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं लेंथेनाइड्स। It is unusual included in any discussion of the lanthanides for which the general symbol of Ln। अब जब lanthanides को हम इन जनरल बात करते हैं, जब सारे lanthanides की बात करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? Ln। Ln बोल दिया, इसका मतलब 58 से 71 सबकी बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए एक्टिनाइड हो गया, इसमें और कुछ काम लायक चीजें हैं। दे हैव ओनली स्टेबल सीरीज विल क्लोजर सेपरेटली हियर। अच्छा है। The complication arises partially owing to the occurrence of a wide range of oxidation state in these elements. Only stable oxidation state. पूरे पढ़ लें यार, क्यों कंजूसी करें। The lanthanides resemble one another more closely than do the members of lanthanides की अगर बात करते हैं, more closely than do the members of ordinary transition elements in any series। लेंथेनाइड्स की बात करें तो लेंथेनाइड्स आपस में किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में जो सिमिलरिटी होती है, मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक तक एक ट्रांजिशन सीरीज हो गई, ये सारे एलिमेंट आपस में जितनी भी सिमिलरिटी शो करते हैं, लेंथेनाइड्स की बात करें तो लेंथेनाइड की आपस में सिमिलरिटी इनके तुलना में ज्यादा होती है। They have only one stable oxidation state and their chemistry provide an excellent opportunity to examine the effect of small charge inside a nuclear charge along a series otherwise similar elements। जैसे हम लोग अभी उसको देख के आ रहे थे ट्रांजिशन मेटल्स को, तो वहां हम लोगों ने बोल जरूर दिया था कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा था ढेर सारा वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है। यहाँ भी वेरिएशन ढेर सारा ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, लेकिन एक ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपको मिलेगा जो उन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और उसी के बिहाफ पे हम बोलते हैं कि कौन सा एफ ब्लॉक का आयन होगा जो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आगे हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। आगे ये बोल रहे हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आती है, कि इनका एक वाइड रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट का है, स्टेबल उसमें से एक है, लेकिन है एक वाइड रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो उसके कारण इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होती है। अभी जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो आगे चल के हम लोग देखेंगे। द नेम संबल, अरे यार बेकार की बात है, इस समय बर्बाद करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। It be noted that the atoms of these elements have the electronic configuration with 6s2 कॉमन। सब में कॉमन होता है 6s2, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है ना।
और फिर F में 1 by 1 इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं। एटॉमिक साइज, पहले एटॉमिक साइज हम यहाँ स्टार्ट करें, उसके पहले आप ऐसे बोल दीजिए कि अगर हम सीरियम से लेके Lu तक जा रहे हैं तो इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में डिक्रीजेस, ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, बहुत रैपिड नहीं होता, धीरे धीरे होता है। कंटिन्यूअसली सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक इनकी रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज करती है। The overall decrease in atomic and ionic radii from the lanthanum to lutetium, lanthanum से लेके lutetium तक, इसी को नाम दे रहे थे lanthanide contraction, is a unique feature in the chemistry of the lanthanides. The overall decrease in atomic and ionic radii from the lanthanum to lutetium due to lanthanide contraction is a unique feature in the chemistry of lanthanides. It has far-reaching consequence in the chemistry of the third transition series of the element. The decrease in atomic radii derived from the structure of the metals is not quite regular as it is regular in M+3 ion. Current, the decrease in atomic radii derived from the structure of metal is not quite regular as it is regular in M+3 ion. बेकार की बात है. This contraction is the course similar to that of observed in an ordinary transition series. अरे यार पका रहे हैं, बकवास. ये देखिए, ये ऑलरेडी बात जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे थे तो ट्रांजिशन मेटल्स में बात कर चुके हैं, यहाँ एनसीईआरटी जिक्र किया है. The cumulative effect of the contraction of the lanthanide series known as the lanthanide contraction cause the radii of the members of the third transition series to be very similar to those of the corresponding members of the second transition series. ये बात हम लोग कर चुके हैं कि फोर्थ ग्रुप से लेकर के और लास्ट तक जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या बोला था कि एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सिमिलर. ये चीज दिमाग में है ना, ये डिस्कस हो चुका डी ब्लॉक में. यस. The almost identical radii are zinc, इतना and hafnium as consequence of the lanthanide contraction account for the occurrence together in the nature for the difficulty faced in their separation. आप बताइए, जैसे यहाँ कह रहे हैं ना द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड से इसको रिलेट कर रहे हैं, जर्कोनियम है और हैफनियम, इसकी रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए इनका सेपरेशन मुश्किल है. तो इनका सेपरेशन करते कैसे हैं, आयन एक्सचेंज मेथड. हाँ, चूंकि इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से बहुत समान होती है इसलिए इन्हें एक दूसरे से अलग कर पाना मुश्किल होता है. इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड. तो lanthanides are separated from each other by using the special separation technique known as ion exchange method. Oxidation state in the lanthanides, La lanthanum है ये and Ln+3 compounds are predominant species. However, occasionally +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained. इस चक्कर में ना पड़ो, अभी सब पॉइंट नोट करवा देंगे. The irregularity as in ionization enthalpy arises mainly from the extra stability of empty half-filled and full-filled F subshell. Thus, the formation of cerium+4. Cerium+4 अगर बन रहा है तो रीजन क्या है? Formation of cerium+4 is favored by the noble gas configuration, but it is strong oxidant reverting to the common +3 state. अब आप खुद सोचो, हम लोग जब ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ रहे थे
जब हम लोग कोबाल्ट +3 की बात कर रहे थे, कोबाल्ट +2 की बात कर रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे कि एक्वस मीडियम में कोबाल्ट +3 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन कंपेरिजन टू आयरन एंड Mn+3 के तुलना में। उसका रीजन क्या दिया था कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो स्टेबल की तरह जब लौटना चाहेगा तो इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन, इसलिए एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो यहाँ भी क्या कर रहे हैं कि अगर सीरियम+4 ले रहे हो तो पहले ये बता रहे हैं सीरियम+4 बन क्यों रहा है, और फिर बता रहे हैं लेकिन इसके बाद भी सीरियम+4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब सीरियम+4 के लिए जो वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, वो कैसी है, पॉजिटिव है। Which suggests that it can oxidize as water. However, the reaction rate is very slow and hence Cerium+4 is a good analytical reagent. क्यों? जब बेटा आप एनालिटिकल केमिस्ट्री करते हो तो जब आप कलर का चेंज वगैरह ये चेक करते हैं आप, तो अगर रिएक्शन बहुत फास्ट होगी तो पता क्या चला, आप ड्रॉप करके किसी दूसरे केमिकल को मिला रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ कलर चेंज हुआ, यहाँ नल पॉइंट आया, और रिएक्शन अगर बहुत तेजी से हो रही है तो हो सकता है कि आपने एक बूंद मिलाया, रिएक्शन फास्ट हो रही तो वहां तक पहुंच गया, तब तक दूसरा बूंद आपने डाल दिया, तो ऑब्जर्वेशन में दिक्कत होगी। तो ये कह रहे हैं कि इसका रिएक्शन रेट बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे आपने एक बूंद मिलाया, थोड़ी देर वेट किया, फिर एक बूंद मिलाया, फिर वेट किया, तो वो चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं चूंकि ये इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर स्लोली रिएक्शन होती है, तो इसीलिए इसे एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एक बेहतर रिएजेंट है। प्रोमीथियम, नियोडाइमियम, टर्बियम, डायस्पोरियम also exhibit +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये सारे के सारे जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो ये करेंगे क्या, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे +4 से, तो इसका मतलब है दे ऑल कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इनका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता कहाँ है, तो देखो आगे क्या लिखा है, ओनली इन ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप MO2। तो +4 शो तो करते हैं लेकिन यूजुअल नहीं है, कहाँ, इनके ऑक्साइड्स में। Europium+2 is formed by losing the 2s electrons and its F7 configuration accounts for the formation of this ion। जैसे सीरियम के लिए हम लोगों ने बोला कि Cerium+4 क्यों बनता है, क्योंकि स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है वो। वैसे ही बोल रहे हैं कि यूरोपियम+2 क्यों बन जाता है, तो ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इट्स F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। लेकिन चूंकि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो यूरोपियम+2 बन जरूर गया है, लेकिन कहाँ जाएगा, +3 में, और जब ये +3 में जाएगा इसका होगा ऑक्सीडेशन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सर ये मोस्ट कॉमन और मतलब स्टेबल जैसे दो चीजें हैं यहाँ पर, तो नहीं। सर मोस्ट कॉमन मतलब कि ज्यादा पाया जाएगा उस ना। स्टेट में। इस सीरीज में लैंथेनाइड्स में जो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है +3। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं, लेकिन ये स्टेबल है +3। जब इसको कंपेयर किया जाएगा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, जितने भी एग्जांपल आप एनसीईआरटी में देखोगे, तो इसका कंपैरिजन सिर्फ इससे एक नीचे +2 या सॉरी मतलब इससे एक ऊपर +4 या इससे एक नीचे +2 से ही इसे कंपेयर करेंगे जब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। तो अगर हम सब +3 सबसे कॉमन मान के चल रहे हैं, तो अगर हम +4 से कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब +4 वाला भी कहाँ आना चाहेगा, +3। तो इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे कॉमन क्या है, +3 है, तो इसका मतलब +2 वाला भी कहाँ आना चाहेगा, अल्टीमेटली +3 में, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब जब सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो +4 और +2 क्यों बन रहा है, तो उसके लिए एनसीईआरटी ने यहाँ लॉजिक दे रखा कि अगर किसी का +4 बना है तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, और किसी का +2 बना तो ऐसा क्यों हुआ। सीरियम का +4 क्यों बना, क्योंकि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है, और यूरोपियम का +2 क्यों बनता है, क्योंकि हाफ फील्ड F सबसेल हो जाती है। यस। चलिए आगे।
Similarly, a terbium plus 2, which has the F14 electronic configuration, is a reductant. Terbium 4 has half filled f orbital and it is oxidant. तो हमने क्या बोला, अब आपको सिर्फ 3 अगर दिमाग में आप रख लेंगे तो कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग होगा, ये आप ऑक्सीडेशन स्टेट से गेस कर सकते हैं. Has a half filled f orbital and is oxidant. The behavior of samarium is very much like europium, exhibiting both +2 and +3 oxidation state. यहाँ से 8-9 पॉइंट्स ये हैं, लेकिन ये सारे के सारे एज इट इज याद करने वाले पॉइंट्स हैं. बहुत लॉजिक इनमें हम लगा करके हम लोग कुछ कर ना पाएंगे. चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट पे मैं यहाँ साइड में पॉइंट्स लिख देता हूँ. ये जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है वो ये रहेगा ना कि एनसीईआरटी चलो पढ़ ही लिया, तो कम से कम इसकी एक समरी दिमाग में रहेगी. कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग पढ़ लेंगे. तो ये पूरा बीच में इन्होंने क्या दे रखा, कैसे दे रखा. सर. हाँ बेटा. सर आपने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चंस नहीं कराए अभी आ रहे हैं. अच्छा ओके सर. ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. +3. सीरियम एंड टर्बियम +4 also, due to F0 and F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सीरियम +4 क्यों बना लेता है, क्योंकि इसका F0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है. और टर्बियम +4 क्यों बना लेता है, क्योंकि इसका F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है. अगला पॉइंट, यूरोपियम एंड एटर्बियम, ये लोग देते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों देते हैं, ड्यू टू F7 एंड F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगला पॉइंट, लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम. ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते हैं, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्यों, ड्यू टू F0 F7 सॉरी F7 F0 F7 and F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगला पॉइंट, प्रोमीथियम, नियोडाइनियम, टर्बियम एंड डायस्पोरियम, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन दियर MO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड ओनली. ठीक. और लास्ट में इतना नोट करने के बाद अब लास्ट में इसी ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 मिसलेनियस पॉइंट नोट करना. ये तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है. अब 2 मिसलेनियस पॉइंट इसी बिहाफ पे हम लोग को नोट करना है. एक तो ये सीरियम वाली बात हमको नोट करना है कि सीरियम is a strong oxidizing agent, but its reaction is very slow, hence it is a good analytical reagent. तो
एक पॉइंट ये नोट करना है कि सीरियम +4 इज अ गुड या स्ट्रॉन्ग गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड reaction is very slow, thus इसलिए या so it is used as a analytical reagent. एनालिटिकल रिएजेंट। और एक पॉइंट लास्ट वाला नोट करना बेटा कि समेरियम किसके समानता शो कर रहा है। तो द बिहेवियर ऑफ समेरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम एग्जिबिटिंग बोथ, इतना एंड इतना। तो दूसरा है समेरियम की बात करें तो इज सिमिलर एज यूरोपियम, किस रिस्पेक्ट में, बोथ shows +2 as well as +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे इतना पॉइंट सीधे पॉइंट के रूप में हम लोगों ने डिस्कशन से ये चीजें फिल्टर कर ली। चले भाई आगे। बच्चा आगे चले। Yes, sir. चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल कैरेक्टरिस्टिक आगे। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ही लेते हैं यार, चलो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज एक चीज दिमाग में आप रखिए कि बेटा इनके क्वेश्चंस पहले तो ये सब नहीं आते थे, लेकिन इधर 5-6 साल की अगर बात करो तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन अब दिखना शुरू हो गए हैं। और वो भी जो सबसे ज्यादा दिखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन हैं। यदा ऑक्सीडेशन नंबर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि पहले ऐसे नहीं आते थे। यस सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत पूछे हैं। हाँ, और अब जब डिट्टो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल मिल सकते हैं। अच्छा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली इनके क्वेश्चंस जो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले, वो आप 100 लड़कों को उठा लीजिए तो 10, 15, 20 हैं जो अटेम्प्ट करते हैं, बाकी छोड़ ही देते हैं, सोचते ही नहीं उसके बारे में। इसलिए नहीं कि बहुत टफ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। मुश्किल कहाँ आती है कि एलिमेंट हमारे टच में नहीं होते हैं, हमको याद ही नहीं होते। उसने सिंबल लिख के दे दिया SM, यही नहीं पता चला SM है क्या। तो पहली चीज है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान, 2 लाइन दिमाग में रख लो, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएंगे। लेकिन मेन इश्यू जो आता है वो ये कि एलिमेंट्स और उनके सिंबल हमें याद ही नहीं होते हैं, कोई प्रॉपर टच में है नहीं, यूजुअल इस्तेमाल होता नहीं इनका। यही जब चैप्टर पढ़ते हैं तभी इनका इस्तेमाल होता है, अदरवाइज कहीं पूरी केमिस्ट्री पढ़ लो आता ही नहीं। डी ब्लॉक तो फिर भी इधर उधर आते रहते हैं। तो इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग के लिए बड़े टफ हो जाते हैं। तो अब ध्यान यही रखना है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमेंट्स याद होनी चाहिए। तो देखिए जरा, इसको याद करने के लिए हम लोगों ने एक न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल किया था। कॉमन न्यूमोनिक्स है बेटा, वो मेरी कोई स्पेसिफिक नहीं है, सारे बच्चे आप में से जानते भी होंगे। न्यूमोनिक्स क्या था, आपको ये याद है, किसी न्यूमोनिक्स से याद है तो जबरदस्ती न्यूमोनिक्स नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूमोनिक्स क्या था, सी प्रा नायडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो। सिप्रा नायडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती है। अरे तुम ये भी लो।
ल्यूटीशियम। अरे तुम ये भी लो। अब जब एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, तो अब देखिए मैं क्यों आपसे बोल रहा हूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है, किसी भी एलिमेंट के तुलना में आसान है, क्योंकि इसके ऐसे प्रॉपर्टी में चाहे जो डिसिमिलरिटी पंगेबाजी हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई पंगेबाजी नहीं है। तो यहां से मैं इस साइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली बात है, आप लैंथेनाइट की बात कर रहे हो, लैंथेनाइट छठे पीरियड में होते हैं, तो नोबल गैस कहां से ले आओगे? पांचवें पीरियड की। जरा बता दो भाई, पांचवें पीरियड की नोबल गैस कौन सी है? बोलो भाई। सर जेनॉन। 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 यस सर। अगर ये छठे जेनॉन। पीरियड के हैं तो इनका आउटर मोस्ट क्या होगा? 6 और 6s2, ये सब में कॉमन है बेटा, ये वाला पोर्शन कॉमन फॉर ऑल, सबका लास्ट में मिलेगा 6s2, किसी भी लेंथेराइड की बात करोगे तो। चूंकि छठे पीरियड के तो आउटर मोस्ट सेल 6 है, तो अब n-1 करेंगे तो अंदर क्या मिल जाएगी? 5, और 5 के डी में दो कंडीशन है, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं तो कुछ होता ही नहीं। और अब n-2 करोगे तो 4 मिल जाएगा। 4f में 1 से शुरू होते हैं और कहां तक चले जाते हैं? 14 तक। ये सबका कॉमन हो गया। अब हमको सिर्फ दो चीजें दिमाग में रखनी है, सारे कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएंगे। क्या? कि बेटा पहला मतलब सीरियम, पहला इसका मतलब होता है सीरियम, अंतिम इसका मतलब है ल्यूटीशियम, गुड़िया इसका मतलब है गैडोलीनियम। केवल 3 यही लैंथेनाइड्स हैं जिनके डी में 1 मिलता है, केवल यही 3 है, पहला, अंतिम, गुड़िया। इनके अलावा किसी के भी डी में 0 इलेक्ट्रॉन लगा। तो जहां लोगों ने लिखा है कि देखो 6s सब में कॉमन है, कोई चेंज नहीं है। जब 5d की बात कर रहे हैं तो 5d में हमने आपको दो चीज बोली, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और 0 सिर्फ 3 है, इनके अलावा किसी के भी डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 0 होते हैं। एक बार यहां चेक करके देख लीजिए। पहला सीरियम है, ये देखिए, अंतिम ल्यूटीशियम है, ये देख लीजिए, और गुड़िया गैडोलीनियम है, इसे चेक कर लीजिए। बाकी ऊपर से नीचे तक आप चेक करते चले जाइए, कहीं आपको डी में इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है, तो उस सब सेल को लिख ही नहीं रहे हैं। पहला, अंतिम, गुड़िया, केवल यही ऐसे हैं जहां डी में आपको 0 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और किसी ठीक। अब अगली चीज क्या याद रखनी है? अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको याद हो जाए, जैसे आइए देखा जाए, हम सीरियम में तो कोई इशू आता ही नहीं है, हम गैडोलीनियम की बात करेंगे। गैडोलीनियम के जस्ट ऊपर चले जाएं तो यूरोपियम है, और गैडोलीनियम के जस्ट नीचे चले आए तो टर्बियम है। अब अगर इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद हो जाए तो याद करना ही नहीं, याद है ही है। क्यों? अभी देख लो, पहले में D1 होगा, गुड़िया में D1 होगा, लास्ट में D1 होगा, बाकी सब में D0 होगा ना। कैसे याद करना है बेटा जी? अगर हम सीरियम की बात करें तो सीरियम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा? F1D1S2। गुड़िया की बात करें, मिड में होता है ना F7D1S2। ल्यूटीशियम अंतिम होता है ना F14D1S2। तो याद कहाँ करना है यार? जो पहला है वो F1 होगा, जो बीच वाला है वो F7 होगा, जो अंतिम है F14 होगा, और इन तीनों में जो चीज कॉमन होगी वो क्या होगी? D1S2, और कुछ है ही नहीं है। तो अब अगर हम गैडोलीनियम की बात करें तो यहां हमको क्या मिल गया है?
F7D1S2। अब दो चीज हमको यहाँ ध्यान रखना होगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे। क्या बेटा जी, जो रेफरेंस वाले आइटम्स हमने आपको बोले, रेफरेंस का मतलब पहला अंतिम गुड़िया, तो अब जब इसके अड़ोस पड़ोस के आइटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बस इतना याद रखना कि F में इलेक्ट्रॉन्स का एक का चेंज नहीं आएगा। जैसे जब आप यूरोपियम पे जाओगे, गैडोलिनियम से जब आप यूरोपियम पे जाओगे तो देखो एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया। अगर एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया तो F7 की जगह F6 होना चाहिए, लेकिन F6 नहीं होगा, ये भी F7 ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर अगर एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना, तो कौन वाला? डी तो 0 हो ही जाता है ना, तो इसलिए F में कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई। और जब गैडोलिनियम से टर्बियम पे आते हो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है तो लगता है कि F में 8 होना चाहिए, लेकिन ना। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो डी 0 करना है। तो जब एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा तो उसके कारण एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और जब D1 से D 0 हुआ तो इसके कारण एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। तो यहाँ सीधे F8 ना होके क्या आ जाएगा? F9। तो जो रेफरेंस वाले हैं इनके ऊपर जब जाओगे तो F में इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होगी, और इनके नीचे आओगे तो F में 2 इलेक्ट्रॉन्स एकाएक बढ़ेंगे। बस ये सिर्फ फोकस रखना है। और अगर एलिमेंट्स याद हैं तो फिर कुछ नहीं करना है, हमको ये एलिमेंट्स याद होने चाहिए और 3 ये रेफरेंस एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, पहला अंतिम गुड़िया। और इन तीनों को याद करने में कुछ करना नहीं, पहला F1 है, बीच वाला F7 है, गुड़िया F14 है, और सब में जो कॉमन है D1S2। तो अब ले देखिए सारी कहानी क्या बची, हमें एलिमेंट्स याद होने चाहिए। और जब इन रेफरेंस के ऊपर नीचे मूव करेंगे तो जब ऊपर जाएंगे तो F में कोई इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होगी, और जब नीचे जाएंगे तो F में एकाएक 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और बाकी D0 सबका होना ही है, इसके अलावा सबका D0 होना ही है। बोलो भाई। ओके सर। यस सर। चलो बिना नकल मारे हम लोग ऐसे ही फर्जी एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमको दिया गया है YB+2, हमको दिया गया है यूरोपियम+2, हमको दिया गया है समैरियम+2। हमसे पूछा गया है इसमें कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके भी चेक कर सकते हैं या कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। और दूसरी चीज है बेटा जी, अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 या +2 दिया गया है तो याद रखना जो शुरू वाले या जो लास्ट वाले होते हैं वही डायमैग्नेटिक होंगे। बीच वाला कोई भी +2 और +3 दिया जाए तो वो सारे के सारे कलर्ड होंगे और वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होंगे, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अगर हम सीरियम से उठाएं, प्रेसियोडाइनियम से उठाएं, तो अगर इनका ऑक्सीडेशन में +3, +2, +4 दिया गया तो सिर्फ ये शुरू वाले होंगे या बिल्कुल लास्ट वाले होंगे। ये टर्बियम है, ल्यूटीशियम है, ये लोग केवल डाया हो सकते हैं। बीच के जो मेंबर्स हैं वो +2, +3 और +4 पे अगर आप जाओगे तो वो कहीं से डाया नहीं होते, ये सारे के सारे होते हैं पैरामैग्नेटिक और सारे के सारे होते हैं कलर्ड। अब एटर्बियम की मान लो ये बात कर रहे हैं तो ये तो पैरामैग्नेटिक होगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। समैरियम पैरामैग्नेटिक को हमें सोचना ही नहीं है, मिड वाला है। एटर्बियम एक डाउटफुल है, इसे हम देख लें क्योंकि किनारे वाला एलिमेंट है। तो हम ये जानते हैं ल्यूटीशियम के जस्ट ऊपर एटर्बियम आता है, और ल्यूटीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद हो गया, क्या? F14 होगा, D1 होगा, S2 होगा। अब अगर इसके जस्ट ऊपर YB आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने क्या बोला था, ऊपर वाले के F में कोई इलेक्ट्रॉन कम नहीं होगा, नीचे वाले या तो F में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो इसका मतलब एटर्बियम का कॉन्फ़िगरेशन अब क्या मिल गया आपको? 14 D0 S2। अब अगर इन्होंने इस पे +2 लगा दिया है तो ये निकल गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। मान लो यूरोपियम पूछ रहे हैं, अब इन्होंने कब आपको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, निकालने की? डाया पैरा के लिए नहीं पड़ेगी, सिर्फ यही देख करके तुम आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। फिर तुमको 4 ऑप्शन में से केवल उसे चेक करना पड़ेगा जो किनारे किनारे के दिए गए होंगे।
लेकिन कब जरूरत पड़ेगी, अगर उन पूछ लेंगे कि बताओ सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है या इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब जैसे मान लो हमसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लेते, तो अब हमारा इससे काम नहीं चलेगा। अब हमें एट एनी हाउ, लेकिन फिर भी मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे, मिड में जो होते हैं वो किनारे वाले पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी भी आयन के केस में जो किनारे होंगे उन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम होता है, जो बीच में होंगे उन्हीं में मैक्सिमम मिलेगा। तो इसमें भी थोड़ा सा हमें एडवांटेज क्या मिल जाएगा कि अगर पूछा गया मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, तो जो बीच वाले दिए गए उनको हम चेक करें, किनारे वालों को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यूरोपियम भी बीच में दिया गया और समैरियम भी बीच में। अब यूरोपियम हमें रिकॉल करना है, तो देखो हम लोगों ने क्या बोला था, सी प्रा नायडू पैंट सभालो, इसमें यूरोपियम गुड़िया टाइप, देखो गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो, तो समैरियम तो नीचे आया नहीं, इसका मतलब ऊपर ही है, तो सी प्रा नायडू पैंट सभालो, देखो तीनों एलिमेंट मिल गए तुमको। अब जब ये तीन एलिमेंट हो गए रेफरेंस हमारे, हमको आइडिया है, हमें कुछ नहीं करना बेटा, F7D1S2, यूरोपियम पे जाओगे, F में कोई इलेक्ट्रॉन चेंज होगा ही नहीं, F7D0S2। अब जब समैरियम पे जाओगे क्या मिल जाएगा, F6D0S2। पूछा गया भाई कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब देखो यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 7, यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, खत्म। तो आपको तीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग याद नहीं करना है, ये याद हो गया है, दिमाग में रखना है, पहला F1 गुड़िया F7, अंतिम F14, बाकी इन तीनों में कॉमन है D1S2। इसके बाद कोई भी कलर्ड कलरलेस डाया पैरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, बाकी इसको निकालने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जहां 4-6 एलिमेंट रैंडम अपने मन से घर पे बैठ के चेक कर लिया, ऐसे फर्जी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, चलो बताओ ये क्या होगा, तो जहां 4-6 क्वेश्चन आपने न्यूमोनिक्स के साथ सेट किया एलिमेंट याद कर करके, आप देखोगे कि विद इन 15 सेकेंड आ जाएंगे। चलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ऑल द लेंथ, देखो ऑल द लेंथेनाइड्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल एंड टर्निश रैपिडली इन एयर। जरा बताएंगे ये प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, S block लाइन अर्थ मेटल्स, एस ब्लॉक, डिट्टो यही लाइन वहां है कि सारे के सारे सिल्वरी वाइट सॉफ्ट हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट टर्निश रैपिडली इन एयर, ड्यू टू, वहां हम लोगों ने बोला था ड्यू टू सरफेस ऑक्सीडेशन, सेम चीज है एप्लीकेबल हो गई। आगे, द हार्डनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे क्यों हार्डनेस बढ़ रही होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटेलिक बॉन्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, मेटेलिक बॉन्ड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो कह रहे हैं देयर हार्डनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अभी पढ़ के आ रहे हो जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज धीरे धीरे कम होगी और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते चले जाएंगे, तो मेटेलिक बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, अगर मेटेलिक बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी सॉफ्टनेस कम होती जाएगी, हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी। देयर हार्डनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। समैरियम बीइंग स्टील हार्ड, ये देखो समैरियम being steel hard, their melting point ranges between 1000 to 12K, but samarium melts 16 point। अब देखा जाए तो जितने यहां हैं इनमें सबसे ज्यादा लेंथेनाइट की बात हो रही है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी का है तो किसका मेल्टिंग पॉइंट है, समैरियम का। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका था, टंगस्टन, बहुत सही, क्रोमियम, वेनेडियम, वेनेडियम क्रोमियम का, यस सर, सेकंड में टंगस्टन, टंगस्टन, थर्ड में टैंटालियम कुछ ऐसा ही है सर, क्रोमियम का सीरीज का मेंबर है सर।
सीरीज नहीं है बेटा, सीरीज तो ट्रांजिशन सीरीज होती है, ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। मॉलिब्डेनम यस सर, क्रोमियम ग्रुप का। क्रोमियम, टंगस्टन और क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन मॉलिब्डेनम जो छठे ग्रुप के होते हैं उनका Yes, मेल्टिंग sir. पॉइंट अपने रिस्पेक्टिव सीरीज में क्या होता है, सबसे ज्यादा। ज्यादा। तो वैसे अगर पूछा जाए कि लैंथेनाइड में मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर क्या मिलेगा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, इनका रेडियाई कम होती जाती है, इनकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। और अमंग लैंथेनाइड सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी का होता हो तो कौन है, समैरियम। आगे, they have typical metallic structure and are good conductor of heat and electricity. Density and other property changes smoothly except for europium and ytterbium and occasionally for samarium and thulium. तो अब इतने जब एक्सेप्शन दे रहे हैं तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ दिमाग में रखना क्या कि डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी चेंजेज स्मूथली। 14 में से 4 एक्सेप्शन दे रहे हैं तो कोई मतलब थोड़ी नहीं इसका। हाँ, ये दिमाग में जरूर रखना है कि समैरियम की जब हम बात कर रहे हैं तो समैरियम का एक एक्सेप्शन ऊपर लिया है, तो समैरियम ऑलरेडी एक्सेप्शन में आ गया। आगे, मेनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयर्स आर कलर्ड। देखो सब नहीं, इन्होंने बोला है मेनी, इसका मतलब सब नहीं। तो ये जो सब नहीं होंगे कहां से होंगे, शुरुआत वाले या अंत वाले? और शुरुआत वाले तो हो ही नहीं सकते, क्यों? ट्राइवेलेंट बोला है देखो, और शुरुआत में जो ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट इनका होगा वो 4 से शुरू होगा, 3 से शुरू ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो बोल रहे हैं कि मेनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलर्ड, तो इसका मतलब कलरलेस कौन वाले होंगे, ट्राइवेलेंट। तो ये लास्ट वाले होंगे, शुरू में नहीं होंगे। क्यों? शुरू में आपको सीरियम मिलता है और जब सीरियम का स्टार्ट ही करोगे तो मिलता है D1 F1 S2, कम से कम 4 है। तो अगर ये ट्राइवेलेंट होगा तो ये कलर्ड ही होगा। हाँ, लास्ट में जब आप जाओगे तो ये लोग कैसे होने लगते हैं, कलरलेस। ठीक, आगे आओ। Are colored in both in solid state and in aqueous solution. Color of these ions may be attributed to the presence of F electrons. Neither lanthanum plus 3 and lutetium plus 3 ions shows any color. ना तो lanthanum plus 3 और ना तो lutetium। तो lanthanum तो मान लो यहाँ का मेंबर है ही नहीं है, lutetium है मेंबर। ये कोई कलर नहीं शो करते हैं और रीजन यही हो जाएगा, और सारे के सारे करते हैं। तो ट्राइवेलेंट में सारे के सारे कलर्ड होते हैं। अगर पूछा गया ट्राइवेलेंट में कलर्ड कौन नहीं है, तो लैंथनम प्लस 3 और ल्यूटीशियम प्लस 3 कलर्ड नहीं होते हैं, बाकी सारे के सारे कलर्ड होते हैं। However, absorption band are narrow, probably because of the excitation within F level. The lanthanide ion other than F0 type. तो F0 कहाँ आपको मिल रहा है, देखो lanthan other than the F0 type, La+3 में मिल रहा है, Cerium+4 में मिल रहा है, and F14 type, Ytterbium+2, Lutetium+2, all are paramagnetic. तो हमने आपसे यही बोला ना कि जब आप +2 +3 की बात करोगे किनारे वाले ही हो सकते हैं, कि जो डाया होंगे, बीच वाले जो होंगे तो +2 +3 +4 पे डाया ना होंगे, उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब 3 बैलेंस सेल है यार, एक 2 इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस सेल में होंगे तब भी नहीं हो सकता है। बस मैं एक 5 मिनट के लिए बेटा, बस 5 मिनट आप इस पेज को पढ़ना।
चलिए, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द लैंथेनाइड्स आर अराउंड दिस एंड दिस, मतलब 600 किलो जूल पर मोल. द सेकेंड इज अबाउट 1200 किलो जूल पर मोल. Comparable with those of the calcium. A detailed discussion of the variation of the third ionization enthalpy indicated that the exchange enthalpy of consideration, एक्चुअली एक्सचेंज एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट ये लेके आते हैं वो है कोई मतलब नहीं. हाफ फील्ड फुल फील्ड में जब बोलते हो आप ना कि हाफ फील्ड सबसेल ज्यादा स्टेबल हो जाएगी इन कंपेरिजन टू इनकम्प्लीट सबसेल, तो एक्सचेंज एनर्जी की बात करते हैं. जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते समय इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी कि पेयरिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयर करवाता, वीक फील्ड पेयर नहीं करवाता, तो वहाँ पेयरिंग एनर्जी की बात करते हैं. तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा वाइड यूज नहीं है इनका. हाँ, स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, पेयरिंग एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, ऐसे करके. तो ये कह रहे हैं डिटेल डिस्कशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेटेड दैट द एक्सचेंज एंथैल्पी कंसिडरेशन as in the 3D orbitals of the first transition series. अब 3D ऑर्बिटल हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया, एक्सचेंज एनर्जी का कहीं कोई सेंस नहीं था. ठीक, आगे appear to impart a certain degree of stability to empty half filled and completely filled orbitals. ये जो पहले ही हम लोगों ने बोला हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है and so on. This is indicate from the abnormally low value of the third ionization enthalpy of lanthanum, gadolinium and lutetium. एज सच ये याद नहीं करना, बल्कि मतलब ये सारे पॉइंट्स याद न करके दिमाग में रखना है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जिनके लिए लो होती है वो पहला अंतिम गुड़िया नहीं, पहला का मतलब सीरियम, इन्होंने लैंथनम ले लिया जो डी ब्लॉक का मेंबर है. तो इन देयर केमिकल बिहेवियर इन जनरल the earlier members of series are quite reactive, similar to calcium. Important point. In their chemical behavior in general, similar to calcium, और जो remaining members हैं वो हो जाते हैं like aluminium. तो जो later members हैं they behave like aluminium. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों ने अपने मॉड्यूल्स वगैरह में देखा होगा कि अगर हम सीरियम से लेकर के लास्ट तक चले जाए तो इनके हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर बोलो डिक्रीज करता है. क्यों डिक्रीजेज? बोलो भाई. मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज in covalent nature of bonding. क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आप पढ़ के आए हो कि साइज धीरे धीरे कम होती है. अगर साइज कम होगी तो +3 यहाँ भी है, +3 यहाँ भी है. तो अगर साइज कम होगी तो इसका मतलब 4:5 साइज रेशियो बढ़ेगा, और 4:5 साइज रेशियो बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो एक्वस मीडियम में आयनाइजेशन की टेंडेंसी कम होगी, तो OH को देने की टेंडेंसी कम होगी, और कोई कम OH देगा तो उसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा. और इनके खास करके La की बात करें तो इसका जो मोनो हाइड्रोक्साइड बनता है ये एज बेसिक एज एस ब्लॉक, एज बेसिक एज एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड. तो बल्कि आप जनरल स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि जो शुरू वाले मेंबर्स होते हैं उनके मोनो हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो करीब करीब एस ब्लॉक की तरह बेसिक होते हैं. क्यों? क्योंकि शुरू वाले मेंबर्स की आयनाइजेशन एनर्जी या रिएक्टिविटी, केमिकल बिहेवियर कैल्शियम से मिलता जुलता होता है. आगे बेटा इन्होंने कुछ रिएक्शंस के बारे में दे दी है. इन्होंने रेंज दिया है, तो बस आप चाहो तो दिमाग में रख लेना कि इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रेंज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस बीच में रेंज करता है, यूरोपियम को छोड़ करके जो लोअर लिमिट के नीचे. तो बस एक पॉइंट के रूप में अगर आप चाहो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लैंथेनाइड रेंजेस फ्रॉम -2.2 से टू -2.4 एक्सेप्ट फॉर यूरोपियम. और ये
जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दे रहे हैं ये किस चेंज के लिए दे रहे हैं, तो +3 से 0। दिस इज ऑफ कोर्स स्मॉल वेरिएशन। अब जब रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं बेटा, तो देखिए ये कार्बन से जब रिएक्शन करते हैं तो एक कार्बाइड्स बनाते हैं, और ये कार्बाइड्स का जनरल फार्मूला है। चूंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, इसलिए बच्चा ये हर पॉइंट याद होना चाहिए कि जब एक कार्बन से रिएक्शन कर रहे हैं तो किस फार्मूले का कार्बाइड बना रहे हैं। आगे ये बोल रहे हैं कि ये लोग डाइल्यूट एसिड से, लाइक एस ब्लॉक, ये लोग डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं, और हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में अगर इन्हें जलाया जाए तो ये जल जाते हैं। इनका ऑक्साइड इस तरह का है अकॉर्डिंग टू M2O3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनका हाइड्रोक्साइड जनरल फार्मूला ये है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। द हाइड्रोक्साइड्स आर डेफिनिट, क्या लिखा है यार, द हाइड्रोक्साइड्स आर डिफरेंट कंपाउंड, नॉट जस्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड। अच्छा, ये कह रहे हैं हाइड्रोक्साइड्स इनके कंपाउंड ऐसा नहीं है कि मतलब इनके ऑक्साइड के साथ मॉइस्चर या वाटर मॉलिक्यूल है, उसे हम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं इसके हाइड्रोक्साइड एज यूजुअल डेफिनेट, जैसे आयरन के केस में कई बार बोल देते हैं कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और उसी को कई बार बोल देते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड। तो ये कहने हैं कि इसके हाइड्रोक्साइड एज यूजुअल जैसे मिलते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी उनकी है, अस्तित्व है, इनके हाइड्रोक्साइड ऐसे होते हैं, न कि M2O3.NH2O हाइड्रेटेड ऑक्साइड नहीं है, बल्कि क्लियर कट कंपाउंड्स के रूप में पाए जाते हैं। दे आर बेसिक लाइक अल्कली मेटल। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इनके हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं लाइक एल्केलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। क्यों? क्योंकि शुरू वाले मेंबर सिमिलरिटी शो करते हैं केमिकल बिहेवियर में लाइक कैल्शियम। आगे, द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लैंथेनाइड, क्या इसका एक एलॉय है बेटा जिसे बोलते हैं मिस मेटल, और इस मिस मेटल में 95% लैंथेनाइड होता है, 5% आयरन होता है, और थोड़ी बहुत सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होता है। मिस मेटल का यूज क्या है? तो इससे हम मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय बनाते हैं, और इस मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय का इस्तेमाल करते हैं बुलेट, सेल एंड लाइटर फ्रेंड, यानी गोली, गोला, इन सब के कवर बनाने के लिए, सेल बनाने के लिए। तो इस सेल का मतलब होता है शायद गोला, जो तोपों से दागा जाता है। बुलेट तो मान लो बुलेट जानते हैं, जो बंदूक में लगाते हैं, रिवॉल्वर वगैरह में। Mixed oxide of lanthanide are employed as a catalyst in the petroleum cracking. इनके ऑक्साइड्स को एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम क्रैकिंग में। Some individual NN oxide are used as phosphorus in television screen and similar क्या लिखा भैया, फ्लोरेसिंग सरफेस। तो ये बेकार की बात है। अब सम है, जब हाईलाइट कर ही नहीं रहे हैं तो कौन सा सम है और क्या मतलब है, कोई बात नहीं। चलिए, एक्टेनाइट, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे बेटा, जैसा कि वहां हम लोग देख के आ रहे थे अभी, तो जरा एक बार इनको चेक कर लो, देखो। उसके तुलना में वहां हम लोगों ने 3 देखा था जहां D1 था, और यहां देखो S2 वहां भी सब में कॉमन था, S2 यहां भी सब में कॉमन है। ठीक, हम लोग क्या बोलते हैं, कहां से कहां अरेंज करते हैं एक्टिनियम, तो 92 103। अब थोरियम को देखो यार, थोरियम, अच्छा थोरियम के F इलेक्ट्रॉन पे, थोरियम में D6DS2,
अरे यार, ये थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिया भाई? नहीं, कुछ गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है यार। थोरियम का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो सारे लोग। सर यही तो होगा सर। सर एफ में इलेक्ट्रॉन यही है सर। यही है ऐसे सही है सर। इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? सर उसके आयन सर। में होंगे, इसलिए आप ब्लॉक हाँ ऐसा ही बेटा। दिया है। इसके आयन में, थोरियम के आयन में मतलब नहीं है। तो जब ग्राउंड स्टेट में नहीं होंगे तो आयन में कहां से आ जाएंगे? सर ये M+3 वाला गलत लिखा है सर। सर एफ में कहाँ से नहीं आएगा सर, एफ में इलेक्ट्रॉन। यार जब ग्राउंड स्टेट में ही नहीं है तो जब आयन बनाओगे तो एफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक्टिनियम तो चलो समझ में आता है कि एफ ब्लॉक का मेंबर नहीं है। एक्टिनियम एफ ब्लॉक का मेंबर नहीं है, चलो ये तो समझ में आती है बात। सर नेट पे यही दिया है सर। अरे नेट कुछ नहीं है, इसे चेक करना पड़ेगा एक बार फिर से, कुछ गलत है। यस सर। एफ में एक इलेक्ट्रॉन तो रखना ही रखना पड़ेगा यार, F1। तो सर इसका मतलब पढ़ा है कि एक्सेप्शन होता है, मतलब एफ में। सर एक्सेप्शन होता है इसमें। अच्छा चलो आज जरा देख लो, हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। थोरियम है, जरा बताओ सातवें का है तो 7s2 हो जाएगा। एक अंदर आ जाओ तो 6d1 हो जाएगा। एक अंदर आ जाओ तो 5f1 हो जाएगा। अब अगर थोरियम के ऊपर तुम +3 लगा दो तो जब +3 लगा दोगे 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, क्या बचा? 5f1। यहां देखो जब +3 ये लगा रहे हैं तब तो 5f1 दे रहे हैं, +4 लगाएंगे तो f0, नेचुरल सी बात है f0 हो जाएगा। लेकिन अब आप लोग बोल रहे हो एक्सेप्शन होता है, तो चलो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बार देखना पड़ेगा। डी में 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ बेटा, हाँ वही तो कर रहे हैं। अब हो सकता है कि जब यह एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, मतलब +3 बना रहे हो ना, तो डी वाला एक इलेक्ट्रॉन कूद करके F1 में आ जा रहा हो। यस सर। और अगर ऐसा है तो फिर हर हाल में ये रिमार्केबल है, फिर इसे दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि डी में यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल के +3 आयन बनाते होगे तो हो सकता है कि डी वाला इलेक्ट्रॉन F में चला जा रहा हो। तो एक बार चेक कर लेंगे। वैसे जनरल ऐसे गलत तो एनसीईआरटी ने नहीं दिया होगा। अब आप लोग बोल भी रहे हो एक्सेप्शन होता है, मेरे नजर में कभी एक्सेप्शन कोई आया नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं कभी। कई बार तो ऐसी चीजें जब आप लोग पूछते हो तो तलाशने के चक्कर में फिर दिमाग में आ जाती हैं। तो खैर ये बहुत ज्यादा अपने टच में नहीं है। एक्टिनाइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप उठा के देख लीजिए तो ऐसे क्वेश्चंस हैं भी नहीं। लैंथेनाइड से खूब है, ये रेडियो एक्टिव है इनके हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी ने दिया तो कम से कम देखना तो है ही हम लोग को। इसके लिए भी एक कॉमन सी न्यूमोनिक्स हमने कभी बताया नहीं किसी क्लास में, तो इसलिए मेरे दिमाग में है भी नहीं, लेकिन आप लोग जानते हो, पता नहीं क्या दुनिया भर के कैलिफोर्निया और साइंटिस्ट कुछ करके था। हाँ, इस बार जब पिछले बार का सीरीज आप देखेंगे तो बेटा ये 103 जो यहाँ दिया गया लास्ट में इन्होंने, इससे ज्यादा थे जब वो मैच करवा रहे थे नाम। 105 शायद था, 107 था कुछ इस बार के नीट वाले एग्जाम में, मतलब पीरियडिक प्रॉपर्टी में वो सब दिया गया होगा। यस सर। सर उसकी नेमिंग एक बार बता दीजिए सर। अच्छा आइए, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़े, हो सकता है जो वहां पढ़ के आ रहे हैं यहाँ मिल ही जाए। ठीक, आगे all the actinides are believed to have the electronic configuration 7s2 and variable occupancy of the 4f and d subshell. Believed to have the electronic configuration 7s2
and variable occupancy of F and D subcell. The 14 electrons are formally added to 5F through knot in the thorium. हाँ देख लो, दे दिया है, ठीक है. The irregularities in the electronic configuration of the actinides, like those in the lanthanides, are related to the stabilities of F0, F17 and F14, occupancies of the 5F orbitals. Thus the configuration of americium, californium, पता नहीं CM are this. अरे यार, एक बार बेटा देखना इसका नाम देखना, क्योंकि इसको तो मैंने पिछले सालों में खुद ही नहीं पढ़ा है, किसी बैच में कभी पूछा भी नहीं गया था. हाँ, लैंथेनाइड जरूर डिस्कस किया है. तो इन्होंने वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बातें दे रखी है कि अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जा रहा है, तो जैसा भी हम लोग लैंथेनाइड में देख के आ रहे हैं, F0, F7, F14, इसके कारण D और F में इलेक्ट्रॉन्स का अल्टरेशन होता है, या ऑक्यूपेंसी उनके भरने में अलग अलग जो ट्रेंड मिल रहा है वो होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी. In general, trend in lanthanide is observed in the actinide as well. यानी इनमें भी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इनके साइज ग्रेजुअली क्या करेगी, डिक्रीज करती जाएगी. There is a gradual decrease in the size of atom or M+3 ion across the series. This may be referred to as the actinide contraction. जैसे कि लैंथेनाइड की बात किया था. The contraction is however greater for the element to element in the series resulting from poor shielding of 4f electrons. और यहाँ actinide contraction की जब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं greater from element to element in this series. Oxidation state. There is a ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. इस पे एक क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया होगा कि एक्टिनाइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर का वेरिएशन लैंथेनाइड से ज्यादा होता है. क्या रीजन देते हैं इसका? सर 5F60 की एनर्जी सर बहुत क्लोज होती है. हाँ देखो, नीचे एनसीईआरटी ने बोला है, इसका रीजन क्या है? द फैक्ट दैट 5F6D and 7S labels are comparable energies. The oxidation known oxidation state actinide. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है? Because of the lesser energy difference between 5F6D and 7S in comparison with 4F5D and 6S. यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का वेरिएशन क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि 5F6D और 7S सबसेल्स के बीच एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, और जबकि 4F5D और 6S के बीच एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है. अगर यहाँ एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो इन तीनों सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स इक्वली बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, और जितने ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड बनेगा और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा होगा. जबकि लैंथेनाइड्स में इन सबसेल्स के बीच एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होने के कारण इन तीनों सबसेल्स के इलेक्ट्रॉन इक्वली बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाते. अगर इक्वली इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे तो इसका मतलब कुछ कम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, और अगर कम इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, कम बॉन्ड बनेगा तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा. आगे, द एक्टिनाइड शोज इन जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे लैंथेनाइड में +3 था, यहाँ +3 था. द एलिमेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज frequently exhibit higher oxidation state. For example, the maximum oxidation state increases from +4 in thorium to +5, +6 and +7
+7 रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक देखो, फॉर एग्जाम्पल जो शुरू वाले मेंबर्स हैं उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। एलिमेंट्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो इन्होंने दिया है इसको अभी हम लोग टेबल से देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। आगे PaUnP बट डिक्रीजेज इन सक्सीडिंग एलिमेंट। टेबल दिया गया है। द एक्टिनाइड रिसेंबल द लैंथेनाइड इन हैविंग मोर कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। The actinides resemble the lanthanides in having more compounds in +3 state than in +4 state। इस लाइन का मतलब बताओ जरा। इस लाइन का मतलब बताओ भैया। सर एक्टिनॉइड से सर +3 कंपाउंड ज्यादा मिलते हैं। हाँ, ये Yes, कह रहे हैं कि जैसे लैंथेनाइड का सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, +3 है, उसके ज्यादातर कंपाउंड +3 में मिलते हैं, वैसे ही एक्टिनाइड इस बात में समानता शो करता है लैंथेनाइड से, क्या कि इसके ज्यादातर कंपाउंड +4 में न मिलके किस में मिलते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आगे, जबकि +3 and +4 आयंस टेंड टू हाइड्रोलाइज। ठीक, आगे, because the distribution of oxidation state among the actinides is so uneven and so different for the former and later element, it is unsatisfactory to review their chemistry in the term of oxidation state। चूंकि इनके एलिमेंट के ऑक्सीडेशन का वेरिएशन शुरू और लास्ट वाले में बहुत ज्यादा है, इसलिए इनकी केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में पढ़ पाना थोड़ा सा टफ काम। अब टेबल से क्या दिमाग में रखना है, ये तो मान लो इसका मेंबर नहीं होता है। थोरियम सिर्फ +4 शो करता है, डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद लास्ट वाले कैलिफोर्नियम से लेकर के आगे ये सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अब इतना कहाँ याद रख पाएंगे, तो न याद रख सकते हो चलेगा। और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है वो इनका क्या मिलता है, +7, और कहाँ कहाँ मिलता है, नेप्च्यूनियम और प्लूटोनियम में। थोरियम + शो करता है, +4 शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। इनका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है वो +7 मिलता है नेप्च्यूनियम और प्लूटोनियम में। और लास्ट वाले जो मेंबर्स हैं वो लोग भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस ग्रुप में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपने इस सीरीज में, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, थोरियम। थोरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, जबकि इस सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +। थोरियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4। इसके अलावा सीरीज में जितने मेंबर्स हैं सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 मिलता है नेप्च्यूनियम और प्लूटोनियम में ना। और अगर एलिमेंट्स की निमोनिक्स होगी, पता भी आपको होगा, बल्कि मुझे कह दो नहीं पता है, कुछ है एक निमोनिक कभी देखा भी नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। तो बेटा ये लास्ट वाले जो मेंबर्स हैं ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। चलिए आगे, द एक्टिनाइड मेटल्स आर सिल्वरी, जैसा कि लैंथेनाइड थे, but display a variety of structure. The structure variability is obtained due to the irregularities in metallic radii which are far greater than lanthanides। जो lanthanides के तुलना में यहाँ irregularity जो है रेडियाई में वो ज्यादा है। हाँ, उन्हीं की तरह ये भी सिल्वरी वाइट है। सर हाँ सर वो निमोनिक्स क्या था वो भूल गए हैं, एक बार बता दीजिए। किसका? सर जो +3 का याद करने का था और +4 का। अच्छा वो सिप्रा टीवी ना देखो, आंखें 4 हो जाएंगी। हाँ सर वो 4 वाला, और 3 वाला क्या था?
अरे यार लिख दीजिए सर। अच्छा रुको, देखो हमारे एनसीईआरटी में लिखा होगा, देखते हैं। सिप्रा टीवी ना देखो आंखें चार हो जाएंगी, ये था शायद लेफ्ट में। देखो मेरे में हो सकता कहीं लिखा ही हो, एनसीईआरटी पे लिखा हो सकता है, जरूरी नहीं हो सकता। अरे यार एनसीईआरटी लिखा ही नहीं है, ये पॉइंट्स जो मिलते हैं मुझे, मैं नोट करता रहता हूँ इसमें, दिखा नहीं लिखा। चलो देखेंगे, उसमें होगा कहीं न कहीं नोट्स वगैरह उसमें लिखा होगा। एक तो था सिप्रा टीवी ना देखो आंखें चार हो जाएंगी, कुछ करके ऐसे ही था। ये सर ये तो +4 वाला था, +3 वाला। और एक +2 वाला भी कुछ था यार, ध्यान ही नहीं आ रहा। कौन कौन से ये भी इलू 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 था। ये भी हाँ? ये भी इलू इलू सब +2 वाले हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो वही, वो तो बन जाएगा यार, 3-4 हैं, एक बार देख लेना कोई अपने आसपास का, अपने यादों से जुड़ा हुआ कोई बना लेना, और नहीं तो फिर अब तो ये सारी चीजें हम लोग जब क्वेश्चंस में आएंगे, ये DA ब्लॉक के फ्रेंड क्वेश्चंस आपसे पूछने ही पड़ेंगे, नहीं तो जितनी चीजें यहाँ बताई गई याद ही नहीं रख पाओगे। ये तो जब क्वेश्चन के रूप में 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन रिपीट हो के मिलेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में चीजें और फिक्स होगी। अभी तो हम सीधे पढ़ रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक इन सबसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे तब तक कुछ फायदा ही नहीं है। इतनी चीजें कहाँ इतने चेंजेस दिमाग में रख पाओगे यार। सर +3 वाला देख लीजिएगा बस। +3 नहीं, +2 वाला। सर वो तो बता दिया ना उन्होंने। अच्छा तो +3 वाला यस सर। नहीं, तो +3 क्या याद करना, +4 +2 याद करना जो एक्सेप्शनल था। सर आपने +3 का भी शायद बताया था। +3 का याद नहीं आ रहा यार, फिर देखना पड़ेगा, अगर होगा तो कहीं न कहीं लिखा ही होगा, किसी न किसी जगह पे लिखा ही होगा, देख लेंगे। ओके। अब तो डिस्कशन के थ्रू हम लोग को मिलना ही मिलना है यार, तो जो चीजें इधर उधर छूटी फूटी होंगी वो सब अब 2-3 महीना करना क्या, यही तो करना है। चलिए आगे। अच्छा, ये जनरल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात हम लोग कर रहे थे। अब ये बोल रहे हैं द एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में होंगे तो, स्पेशली कब, जब फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होंगे। द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर on them for the action of boiling water on them, for example, gives a mixture of oxide and hydride, and combination with most non-metals takes place at the moderate temperature. The action क्या दे रहे हैं भाई, the action of boiling water on them, the actinides are highly reactive metals especially when finely divided, full stop है। The action of boiling water on them, अच्छा बॉइलिंग वाटर से अगर इनकी रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये गिब्स ये देते हैं मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। अच्छा, जब बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑक्साइड देते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड देते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन विद मोस्ट नॉन मेटल्स टेक्स प्लेस एट द मॉडरेट टेम्परेचर। मोस्ट नॉन मेटल यानी ज्यादातर नॉन मेटल से जब रिएक्शन की बात होती है तो मॉडरेट टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल मेटल्स बट मोस्ट आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय द नाइट्रिक एसिड। अगर इनकी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो करीब करीब सारे रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो इनमें से बहुत कम रिएक्शन करते हैं, और जो रिएक्शन नहीं कर पाते उसका रीजन होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। और अल्कलीज इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, क्यों, बेसिक नेचर के, ये भी मेटेलिक नेचर के होते हैं, तो मेटल मेटल आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते। The magnetic properties of the actinides are most complex than those of the lanthanides, although the variation in the magnetic susceptibility
of the actinides with the number of unpaired d electrons are बकवास. It is evident from the behavior of the actinides that the ionization enthalpy of the early actinides, though not accurately known, but are lower than for the earlier lanthanides. क्या मतलब हो गया भाई? Behavior of the actinides that the ionization enthalpies of earlier actinides are lower than for the earlier lanthanides. अच्छा, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई. Earlier actinides are lower than for the earlier lanthanides. तो जो शुरुआत वाले एक्टिनाइड्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो शुरुआत वाले लैंथेनाइड है उनसे कम है, और अगर उनसे कम है तो इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? उनसे ज्यादा हो जाएगी. आगे, दिस इज क्वाइट रीजनेबल since it is to be expected that when 5f orbitals are being to be occupied, they will penetrate less into the the 5 electron will therefore be more बकवास. ये पॉइंट के रूप में केवल ये पॉइंट याद करना, इसे बेकार पका दे रहे हैं यार. A comparison of the actinides with the lanthanides with respect to different characteristics as discussed above reveals that behavior similar to that of the lanthanide is not evident until the second half of the actinide series. However, even the early actinides resembles the lanthanide in showing close similarity with each other and in general variation in properties which do not. अरे भाई बेकार की बात है यार, पका दे रहे हैं. ऐसे ऐसे वर्ड साली इस्तेमाल करते हैं समझ में नहीं आए कुछ. बेकार की बात. हाँ, अभी ये फिर एक चीज इंपॉर्टेंट अप्लाइड चीज है बेटा, फिर इंपॉर्टेंट आ गई. और इसमें से ज्यादातर आपने इधर उधर कहीं कहीं पढ़ा भी होगा. ये सारे एप्लीकेशंस इनके किसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे TiO है, MnO2 है. फॉर यूज MnO2 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ड्राई बैटरी में. TiO का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पिगमेंट इंडस्ट्री में. हाई डेंसिटी का रूटाइल इसे ही कहते हैं ना TiO को सर. हाँ बेटा, रूटाइल इसे कहते हैं ना TiO रूटाइल. को. हाँ, रूटाइल. The battery industry also requires zinc, nickel, cadmium. The element of group 11 इनको क्वाइंस मेटल कहते हैं, सिक्के बनाने के काम आ रहे थे. Although सिल्वर और गोल्ड, यहाँ देखो यूके क्वाइंस की अगर बात कर रहे हैं, यूके कॉपर क्वाइंस are copper coated steel. The silver equi coins are copper nickel alloy. V2O5 का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए, खास करके जब हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता है. फिर TiCl4 with AlCl4 form the basis of Ziegler's catalyst हाई डेंसिटी का पॉलीथीन बनाने के लिए. आयरन का इस्तेमाल करते हैं हैबर्स प्रोसेस में हम लोग. इन द वेकर प्रोसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइन टू एथेनॉल इज कैटालाइज्ड बाय द PbCl2. फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं लाइट सेंसिटिव केमिकल सिल्वर ब्रोमाइड का, और अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड को हटाने के लिए हम लोग हाइपो का इस्तेमाल कर रहे थे. चलो भैया,
ये कहानी समाप्त। ठीक है बेटा, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. जी सर।